Today we will start from our last topic, that was chromosomal theory of inheritance. जैसा कि आपको पता है chromosomal theory of inheritance हमें दी थी ये थ्योरी सटर्न एंड बोवेरी ने इन 1902 में। तो जो इन्होंने हमें बताया था जो इनहेरिटेंस फैक्टर है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, एंड दैट क्रोमोसोम कैरी द जीन्स। तो ये चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि मेंडल के फैक्टर्स में और जो सटर्न एंड बोवेरी ने डिस्कवर किया था क्रोमोसोम, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, मतलब दे बोथ शो द पैरेललिज्म। यहाँ पर मेंडल फैक्टर एंड सटर्न बोवेरी ने जो क्रोमोसोम के बारे में बताया था उनकी सिमिलैरिटीज़ या पैरेलल बिहेवियर यहाँ मैंने बता रखा है। तो मेंडल ने बताया था जो मेंडल के फैक्टर्स हैं उनमें जो एलील्स होते हैं दे अकर इन पेयर। हमने क्रॉसिंग के दौरान भी एलील्स बनाए थे जीन्स के, तो जीन के अंदर 2 एलील्स होते हैं, तो एलील ऑफ अ फैक्टर अकर इन पेयर। सेम ऐसे ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे पास डिप्लॉयड स्टेज होती है, जैसे 46 क्रोमोसोम बोलते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं 23 पेयर्स। तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में है। देन एलील सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। हमने ये सेकेंड लॉ में पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एलील्स सेपरेट हो जाते हैं। सेम यही चीज़ क्रोमोसोम्स पर भी अप्लाई होती है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस 1 दे विल सेपरेट आउट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, क्योंकि मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तब होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी शो करेंगे या तो एक ही क्रोमोसोम पे है तो दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, या फिर 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे हो, तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे। एंड क्रोमोसोम ऑल्सो शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रोमोसोम भी सेपरेट आउट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ मियोसिस। तो इनके बारे में आपने देख लिया कैसे सिमिलैरिटीज़ दोनों की जो भी उन्होंने बताया। 2 पॉइंट्स मैं अभी आपको और क्लियर कर देती हूँ फ्लो चार्ट के थ्रू, कैसे क्रोमोसोम्स के ऊपर जो एलील्स होते हैं कैसे सेपरेट आउट हो जाते हैं और क्रोमोसोम कैसे सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स ने ही कैरी किया होता है जीन्स को। ओके, तो अभी सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम देखेंगे एलील्स कैसे सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे पास सेल है, ठीक है, दिस सेल इज, हम कह सकते हैं दिस इज 2n। ओके, डिप्लॉयड सेल है। तो डिप्लॉयड सेल में सबसे पहले G1 फेज आता है, पहले इंटरफेज फिर मियोसिस बताएंगे हम। तो इंटरफेज में G1 सेल है ये नॉर्मल, फिर एस फेज आता है। एस फेज में क्या होता है, जो DNA कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। तो डबल में ये देखो यहाँ पर ये डबल लेयर हो गई। ये मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम का सिंबल बनाया है, चाहे तो आप इस तरह से भी अपना सिंबल बना सकते हैं, ठीक है, चाहे ऐसा सिंबल बना लो चाहे ये सिंबल बना। कि क्रोमोसोम के ऊपर ही हमारे एलील्स होते हैं, अगर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो उसके साथ एलील भी सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मियोसिस की प्रोसेस बनाई है। ये करने से पहले एक बार आप मियोसिस की रीडिंग ले लेना अपनी +1 क्लास की बुक से। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सेल है डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो ध्यान रखना मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होती है। ये मैंने यहाँ पर सेल ली है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n यानी कि डिप्लॉयड स्टेज में है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल लिए हैं, 2 करेक्टर्स लिए हैं यहाँ पर, सीड शेप एंड सीड कलर। तो जैसे येलो डोमिनेंट होता है कलर के अंदर, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर तो मैंने वाई बनाया है, और इसी के नीचे मैंने जो छोटा क्रोमोसोम बनाया हुआ है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर यानी कि रिंकल शेप को। चाहे तो आप यहाँ पर कैपिटल भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। वो जब मैं आपको नेक्स्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्सप्लेनेशन बताऊँगी तो उसमें हम थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें दूसरा क्रोमोसोम है जो इसी का ही रिसेसिव है, इसमें इसका डोमिनेंट है। तो जैसे ही एस फेज आता है तो ये क्रोमोसोम यानी कि जो डीएनए होता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है इस फॉर्म में, डीएनए कैसा होता है हमारा, कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, वो कंडेंस्ड होकर के क्या बना देता है, ऐसे क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्रोमोसोम की फॉर्म में ही है यहाँ डीएनए। तो एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हुआ,
तो यहाँ पर देखो पहले मैंने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ था क्रोमोसोम को, अब मैंने यहाँ पर डबल लाइन बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस फेज़ के बाद जब G2 फेज़ आता है तो एस में जो डुप्लीकेशन हुई है वो सेम चीज़ G2 फेज़ में जब वो सेल जाएगी तो होगी। तो सेम यहाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 1 थे, यहाँ मैंने 2 बना दिए क्योंकि डुप्लीकेशन हो गई है। ठीक है, तो 2 एलील्स यहाँ हो गए इस तरह से। फिर इसके बाद जब मियोसिस स्टार्ट होती है, मियोसिस 1 का डायरेक्ट एनाफेज बता रखा है क्योंकि प्रोफेज मेटाफेज में सेम यही रहेंगे, बस इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मेटाफेज में ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाते हैं, एनाफेज में ये कहाँ आ गए, ये पूरी हमारी जैसे सेल है ये पोल्स पे आ गए। ठीक है, ये क्रोमोसोम का पेयर एक पोल पे आ गया और ये क्रोमोसोम दूसरे पोल पे आ गए। तो ये जो पेयरिंग हो रखी है क्रोमोसोम की, 2 क्रोमोसोम की, तो इसको हम बोलते हैं बाईवेलेंट। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं बाईवेलेंट। तो अब इसके बाद जब मियोसिस 1 कंप्लीट होएगी, एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा, तो ये सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बीच में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होएगी, जिससे ये 2 अलग अलग सेल बन जाएंगी। ठीक है, अलग अलग सेल में चले गए ये। इसके बाद मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 2 का भी डायरेक्ट एनाफेज 2 स्टेज बताया हुआ है क्योंकि प्रोफेज और मेटाफेज में सेम यही क्रोमोसोम्स रहते हैं, बस पोजीशन अलग होती है। एनाफेज 2 में क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान से देखने वाली चीज़ है ये। एनाफेज 1 में तो क्या था, क्रोमोसोम पोल्स पे चले गए थे। अब एनाफेज 2 के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। जैसे ये देखो, ये अलग हो गया, ये एक अलग हो गया और ये दूसरे वाला अलग, दूसरी क्रोमेटिड्स अलग हो गई। तो ये इस पोल पे चली गई और ये इस पोल पे चली गई। सेम यहाँ नीचे क्रोमोसोम के साथ हमने ऐसा किया है, ये इधर चला गया और ये दूसरे पोल की तरफ चला गया। सेम ही इस सेल के साथ भी ऐसा हुआ है। इसके जो क्रोमोसोम थे, ये इनकी क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से अलग हो गई और एक क्रोमेटिड इधर चली गई और दूसरी क्रोमेटिड इधर आ गई। देन इसके बाद टीलोफेज आया, तो ये एक सेल, क्योंकि ये 2 सेल तो पहले ही बन चुकी थी मियोसिस 1 में, अब 2 से 4 सेल बनेंगी। तो 2 से जब 4 सेल बनेंगी तो इनके जो क्रोमेटिड्स है, ये देखो ये बिल्कुल अलग अलग पोल पर चले गए और बीच में अब इनकी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, जिनसे ये एक सेल से फर्दर 2 सेल्स में और इनसे भी फर्दर 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये 4 सेल्स बनी है, दे ऑल आर हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स बन गई अभी। तो ये हमारे बन गए गैमीट। तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान आपने देखा ये एलील सेपरेट हुए। अब ये देखो, ये सेम जैसे ये थे, एक सिंगल वाई सिंगल आर, यहाँ पर भी सिंगल वाई सिंगल आर रह गए हैं। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमें बता रहा है कि जो ये एलील्स थे, जैसे जैसे क्रोमोसोम, लास्ट में आप देखो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, जैसे जैसे क्रोमोसोम सेपरेट हुए उसके साथ साथ एलील्स भी सेपरेट हो गए एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी के पैरेलल में मैं बना रही हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पॉसिबिलिटी 1 जो हमने पीछे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी बताया था, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो क्या डिफरेंस है इन पॉसिबिलिटी में, सिर्फ मैंने एक ही एलील को इंटरचेंज किया है। ये कैपिटल आर मैंने इधर लिख दिया है, यहाँ पर कैपिटल आर यहाँ लिख दिया है और ये स्मॉल आर इधर लिख दिया है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंटली कैपिटल आर के साथ भी पेयर अप हो सकता है और ये स्मॉल आर के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है एक जीन के जो एलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली दूसरे जीन के एलील्स के साथ सेपरेट आउट हो जाते हैं। वो दोनों ही एलील्स एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये एलील अपना अलग से करैक्टर शो करेगा और ये एलील अपना अलग करैक्टर शो करेगा। तो ये दोनों इकट्ठे जब आते हैं प्रोजेनीज में, आपने देखा होगा डायहाइब्रिड क्रॉस में, ये रैंडमली रीअरेंज हो जाते हैं और अलग फिनोटाइप शो कर देते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट मैंने बताया था। तो इस केसेस में जैसे मैं बता रही हूँ, सेम वही चीज़ हमारे पास डिप्लॉइड सेल है। एस फेज में वो डबल हो गई है, सेम जैसे हमने इसमें किया था, सेम वही चीज़ इसके अंदर है। फिर उसके बाद जब एनाफेज आया, एनाफेज में सेल का साइज बड़ा हो जाता है। ये देखिए, एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स थे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये देखो आप पोल्स के एंड पर आ गए हैं। पोल्स
सॉरी पोल्स पे आ गए हैं। पोल्स के बाद जब इनमें डिवीज़न होती है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, तो ये 2 सेल्स बन जाती हैं सेम इसी तरीके से। 2 डॉटर सेल्स बन गए। 2 डॉटर सेल्स के बाद फिर से मियोसिस 2 जब आती है तो ये दोनों सेल्स फर्दर डिवाइड करती हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, देन एनाफेज 2। यहाँ डायरेक्ट एनाफेज 2 दिखा रखा है। तो एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। ये एक पूरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड्स, एक इस पोल पर चला जाएगा और एक इस पोल पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आने के बाद इनकी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। तो ये जो क्रोमेटिड्स अलग अलग हुए थे फिर ये अलग अलग सेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेल्स बनी है ये 4 सेल्स हैप्लॉइड सेल्स बनी है। ठीक है बेटा, तो ये जो चार्ट है, फ्लो चार्ट, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। पहले सिर्फ एक चार्ट मिलेगा आपको जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बता रहा था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी आप चाहे ये नहीं बना करके खाली एक ये भी बना सकते हैं। उसमें तो सिर्फ हमें ये बताना है कि एलील्स कैसे सेपरेट हो रहे हैं क्रोमोसोम्स के दौरान। आप देख रहे हैं एलील्स मियोसिस 1 में तो क्रोमोसोम्स के ऊपर है, लेकिन जैसे ही गैमीट्स बनते हैं तो वो क्रोमेटिड, हर क्रोमेटिड्स के ऊपर एक एलील आ जाता है। जैसे क्रोमेटिड्स अलग होते हैं एलील भी उसके साथ अलग हो जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दोनों पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है आपको। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ में कैसे कि इंडिपेंडेंटली ये वाला एलील इसके साथ भी पेयर अप हो सकता है और ये वाला इसके साथ भी हो सकता है, कैपिटल आर के साथ भी हो सकता है और स्मॉल आर के साथ। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।